में व्यस्त हैं। इन दिनों सिद्धू क्रिकेट कमेंट्री में इतने व्यस्त हैं कि उनका अमृतसर के मतदाताओं से संपर्क टूट गया है। लिखा जा रहा था सिद्धू भाग गया, सिद्धू दूर है, सो मन में आता है कि लोगों को, जो अमृतसर के लोग हैं जिनके लिए वो 3 बार लड़े और जिनके नुमाइंदे हैं, तो उनको ये सच भी पता चले कि सिद्धू भागा नहीं है, सिद्धू क्यों दूर हुआ शहर से, उसके बारे में उनको पता लगना जरूरी है। क्रिकेट ग्राउंड का ये हरफनमौला खिलाड़ी सियासी मैदान में अपने विरोधियों से पार नहीं पा रहा और शायद यही वजह है कि सिद्धू ने सियासत से संन्यास का मन बना लिया है। पुनीत परिंजा, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। इस पूरे मामले पर दरअसल पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स और कहीं न कहीं चीजों को प्लेस कर पाना अपने आप में एक बड़ा मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नकवी जी, जिस तरीके से पार्टी में अंदरूनी पॉलिटिक्स है और खास करके अगर हम बात करें पंजाब की, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू एक तरह से साइडलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का सहारा लिया? पत्नी का सहारा तो लिया ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पत्नी ने फेसबुक पे पोस्ट अपडेट किया, स्टेटस अपडेट किया और उसके बाद जो है सारी चीज सामने आई और जिसमें ये खुल के आया कि नहीं क्या है। एक प्रकार से उन्होंने शायद अपने खिलाफ खुद कोई अनुशासनिक कार्रवाई ना हो, पार्टी कोई अनुशासन कार्रवाई नहीं कर सके, एक ये भी उसके पीछे नजरिया रहा होगा और पत्नी के तरफ से अपनी नाराजगी जाहिर। तो फेसबुक एक अच्छा जरिया बन गया आपके हिसाब से? हाँ, आगे पता नहीं पॉलिटिकल सिस्टम में फेसबुक और ट्विटर इनका इस्तेमाल तो जैसे बढ़ता जा रहा है, तो पता नहीं किस किस शक्ल में इस्तेमाल आगे सामने आए। बिल्कुल। राकेश जी, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने अपने पति के दुख और व्यथा को सामने रखा है और जो बात सामने निकली है उसमें यह भी है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा था। जाहिर सी बात है इसमें कितना सच कितना झूठ ये तो जांच के बाद ही शायद पता चलेगा, जैसा कि बीजेपी के तमाम नेता कहेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है, क्या ये एक अनुशासन के अंदर रहने वाली पार्टी विथ अ डिफरेंस के लिए ये सारी बातें सही हैं? देखिए, इसमें जो बुनियादी प्रश्न है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्व मिला और जिस व्यक्ति की एक लोकप्रियता है, पार्टी उसका ऑप्टिमम उपयोग चाहती है। और आप खुद देख रहे हैं कि उन्होंने स्टार टीवी से एक लंबा अनुबंध किया है कमेंट्री के लिए और अभी 2014 में चुनाव है। अब इससे देखिए, स्थानीय स्तर पर पार्टी की जो टीम होती है उसको एक फ्रस्ट्रेशन होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उपलब्ध नहीं है, जितनी उपलब्धता होनी चाहिए नहीं है, इसका असर वहां के चुनाव पर पड़ता है, टीम पर पड़ता है। तो मैंने जो पहले कहा, ये एक स्थानीय समस्या है और उस स्थानीय समस्या से निपटने के लिए सिद्धू साहब की बड़ी भूमिका थी। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत उदार चरित्र के व्यक्ति हैं, उनकी बहुत अपील है। लेकिन सिर्फ इतने से, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई समाजवादी पार्टी हो, सिर्फ आपकी लोकप्रियता से पार्टी को काम नहीं चलता है, पार्टी को साधारण कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सिद्धू साहब उसमें मात खा रहे हैं, चूंकि उनका व्यावसायिक डिमांड बहुत अधिक है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यह पार्टी की विफलता होगी। जैसे ऐसे व्यक्ति यदि नाराज हो जाते हैं, पार्टी से अलग हो जाते हैं, तो पार्टी की विफलता होगी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को निश्चित तौर पर। राकेश जी, लेकिन ऐसा बीजेपी में अक्सर होता रहा है। अगर आप देखें तो जो तमाम स्टार प्रचारक होते हैं, चाहे हम उमा भारती की बात करें जो कि पार्टी से बाहर जाकर फिर वापस लौटी हैं, या फिर हम कल्याण सिंह की बात करें, जो लोग बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उभरते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कई बार वो बहुत नाराज होकर बाहर निकल जाते हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर चीजों को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी कम है? नहीं, मुझे पार्टी तो समस्याओं से चल ही रही है, तभी तो पार्टी के सीनियर लीडर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। कहीं न कहीं पार्टी में कोई समस्या तो है और मुझे लगता है उसी को पार्टी को ठीक करने की जरूरत है और पार्टी कोशिश कर रही है। सफलता कितनी मिलती है नहीं मिलती है ये अलग बात है। अधिकृत प्रवक्ता तो हमेशा यही कहेगा कि पार्टी अनुशासित है, लेकिन पार्टी के भीतर समस्या है। ऑल इज नॉट वेल इन दी बीजेपी। और ये बीजेपी की बात नहीं है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक बात आप देख लीजिए, जो एक राजनीतिक चरित्र बदला है और आर्थिक नीतियों का जो प्रभाव पड़ा है, वो सभी राजनीतिक दलों में चरमराहट आपको दिखाई पड़ रही है। किसी पार्टी में अधिक है, किसी में कम है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी में एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के कारण वो चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। कांग्रेस में चूंकि एक पावर सेंटर से कंट्रोल होता है, 10 जनपद से कंट्रोल करता है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, आपने बात कही, इस पर तो मसूद साहब की टिप्पणी वाकई बनती है। मसूद साहब, भारतीय जनता पार्टी में दिक्कतें हैं, ये तो राकेश जी मान रहे हैं और कह रहे हैं, विचारक हैं, जाहिर सी बात है चीजों को बखूबी कह सकते हैं। बीजेपी के बहुत नेता भी सामने इस मसले पर आ नहीं रहे। हमने कईयों से संपर्क साधने की कोशिश की, अभी कोई इस पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर ये कहा जाए कि वहां पर डेमोक्रेसी अंदर नहीं है और इसलिए वहां जो विचार में जो मतभेद होता है वो स्पष्ट तौर पर दिखता नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं।
हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और ख़ास तौर पर जब मीटिंगें होती हैं तो मीटिंगों में खुलकर के एक दूसरे विचार के मुखालफत में बोला जाता है, लेकिन सब बैठ करके भी जब तय कर देते हैं फिर सब इकट्ठे होकर फिर उसके बाद कोई, यानी ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो है कांग्रेस के अंदर, कि अंदर बैठ के मीटिंग में जब बातें होंगी तो अपने विचार रखेंगे खुलकर, और बहुत खुलकर रखते हैं, ऐसे नहीं कि कोई उसमें रह जाएं, और उसके बाद फिर एक कंसेंसस हो जाता है। जब कंसेंसस डेवलप हो जाता है, मसूद साहब आपके यहाँ भी विचार खुलकर रखे जाते हैं, लेकिन उसका स्पष्टीकरण आ जाता है, 2 पावर सेंटर की बात आती है और उसके बाद फिर कह दिया था नहीं पावर सेंटर एक ही है। 2 पावर सेंटर नहीं है, तो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि 2 पावर सेंटर का तो क्वेश्चन जब उठता है जब कहीं कंट्राडिक्शन इस पूरे 5-9 साल में दिखाई दिया होता, कहीं कंट्राडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कभी आपने कोई अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसी बात कही कैसे? जी के सोनिया जी के बीच मसूद साहब ये बताइए ना, अगर ऐसी बात आई नहीं, कभी हुआ ही नहीं, ऐसी बात कही कैसे? अगर ऐसा था नहीं तो फिर ऐसा बनाया क्यों जा रहा है? ऐसा क्यों होता है कि कई बार आपकी पार्टी में भी स्थिति बनाई जाती है कि राहुल गांधी बनाम अमुक? कही थी दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, इससे जो मतलब लिया जा रहा है। अब ये तो दिग्विजय सिंह जी बता पाएंगे कि मतलब क्या था जी, लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि कोई, आप पूरा देख लीजिए ना कि कोई कंट्रोवर्शियल बात इस पूरे दोनों के बीच में, मनमोहन सिंह जी के, सोनिया जी के, आप बता नहीं सकते हो एक कंट्रोवर्शियल बात भी अब बाहर आई हो, जबकि मीडिया अमूमन कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में लगा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद ये सही नहीं होगा, जहां तक कम से कम हम कह सकते हैं। लेकिन आइए आज बीजेपी के ऊपर बात कर रहे हैं तो जरा बीजेपी के कुछ और ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं या फिर पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर असंतुष्ट रहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करते हैं, पार्टी में अपनी उपेक्षा से लगातार नाराज रहते हैं, कई बार ऐसे बयानों को बोल जाते हैं जो कि शायद उपयुक्त नहीं होता, जैसा कि नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे से इन्होंने बैकफुट पर अपने आप को रखा। राजनाथ की टीम में इन्हें भी इस बार जगह नहीं मिली है और बताया जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि शायद बहुत संतुष्ट नहीं है। विनोद खन्ना भी पार्टी में अपनी उपेक्षा से लगातार नाराज रहे, हालांकि 2 बार सांसद रहने के बाद भी पार्टी में उनकी भूमिका न के बराबर रही है। कार्यकारिणी में सदस्य की फिलहाल उनकी हैसियत बनी हुई है, लेकिन अपने आप को बहुत सक्रिय तौर पर सामने नहीं देख पाते। हेमा मालिनी जो कि आज कहीं भी किसी भी मंच पर खड़ी हो जाएं और चल मेरी धन्नो, उनका एक पेटेंट डायलॉग है जो सबसे पहले वहां बोलती हैं और जबरदस्त तालियां बजती हैं। हेमा मालिनी पहले उपाध्यक्ष रही थी, लेकिन राजनाथ सिंह की मौजूदा टीम में इस बार उन्हें कोई जगह नहीं मिली है और ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसा बड़ा काम आता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये तमाम वो स्टार प्रचारक हैं जो बीजेपी में हैं जरूर, लेकिन भूमिका ना के बराबर है। नकवी जी, एक इस पूरे मसले पर एक आपकी टिप्पणी, क्या भारतीय जनता पार्टी आज कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है उन तमाम चेहरों को? अगर कर पाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान हो सकता था। आपने जिन लोगों की बात की, ये तो शुरू से राजनीतिक नहीं रहे हैं, फिल्मी हस्तियां हैं जो राजनीति में आई, जिनको बीजेपी ने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया और बाद में धीरे धीरे शायद जब रस निकल गया तो फेंक दिया। पर आप वैसे बीजेपी को देखें तो बीजेपी में तो लगता है कि असंतुष्टों की ही पार्टी है। आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लें, वहां असंतुष्टों का बोलबाला है। उत्तराखंड का चुनाव हार गई बीजेपी अपने असंतोष के कारण, वरना कोई कारण नहीं था कि चुनाव हारती। आप झारखंड में यशवंत सिन्हा सदा नाराज रहने वाले हैं, बिहार में अपने शत्रुघ्न सिन्हा की बात कही थी, महाराष्ट्र में राम जेठमलानी हमेशा गर्म रहते हैं, असंतुष्ट। तो कुल मिलाकर के अगर येदियुरप्पा को देखें, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। राजस्थान में वसुंधरा राजे बहुत नाराज थी, अभी फिर बहुत मुश्किल से मानने वालों की बात आई है। दूसरा ग्रुप नाराज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो उसमें जो उसकी जो इंटरनल बिकरिंग है वो तो उसको मैनेज नहीं कर पा रही पिछले 4-5 साल से, ये तो दिखाई देता रहता है। बिल्कुल। राकेश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे इस मसले पर, उसके बाद जाहिर सी बात है हम फिर जेडीयू वाले मुद्दे पर आएंगे तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो इंटरनल बिक्री, जिससे आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी इसलिए सामने आ जाती है, लेकिन जैसा कि अभी नकवी जी ने बताया, कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आपकी पार्टी में विचार जो है भिन्न नहीं है, लोग असंतुष्ट नहीं है, पार्टी से बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कोई बुनियादी दिक्कत तो होगी। देखिए अजय जी, एक बात जान लीजिए कि विपक्ष की भूमिका और सत्तावादी पार्टी की भूमिका में अंतर आ जाती है। पावर डायनेमिक्स पार्टी के भीतर किसी भी पार्टी में डिसिडेंस पैदा करता है, क्योंकि पावर एक रिसोर्स की लड़ाई होती है। पावर रिसोर्स की लड़ाई में ये डिसिडेंस पैदा होना
कोई अस्वाभाविक नहीं है। ये वहां डिसिडेंस तो सीपीएसयू में, कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन में भी पैदा होते थे, जहां पर टोटलिटेरियन रूल होता था। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक विचारधारा के प्रति सबकी सहमति बनाकर और पार्टी को बनाए रखना, इसमें पार्टी सफल हो रही है। पार्टी में एक बात आप जान लीजिए कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म में एक स्पेस दिया जाता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, डिफरेंसेस शो कर सकते हैं, फिर उनको एक साथ ले चलने की जो मैकेनिज्म है उसे पार्टी को निश्चित रूप से दुरुस्त करना चाहिए। पार्टी की जो मैनेजमेंट मैकेनिज्म है वो कहीं न कहीं कमजोर हुई है, इस बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन पार्टी ने ऐसा करने में डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ा है, जो कि 10 जनपद के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है। आप तुलनात्मक उसमें चले गए, लेकिन इसमें चलिए हम आपको इस बात की दाद देते हैं कि आप इतना तो जरूर मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दिक्कतें हैं और मैनेजमेंट में खास करके दिक्कत है, जहां असंतुष्टों की संख्या कहीं ज्यादा है। आज सब हमारे साथ बने रहें, कुछ देर के लिए रुकते हैं और वापस आने के बाद हम चर्चा करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा सामने आती हुई दिख रही है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से इशारे साफ है। स्पष्ट करो कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। कुछ ही देर में इस पर चर्चा करते हैं। We are more interested in what is happening for the progress of the country. अपना सुझाव ज्यादा वो लोग जो डाल देते हैं न्यूज चैनल वाले, वो लोग ना डालें। न्यूज चैनल है तो आपका काम न्यूज दिखाना है, आप न्यूज दिखाएं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। जो चीज करेक्ट है उसको देखने की इच्छा रहती है। जो करंट अफेयर्स चलते हैं उसके ऊपर देखने में बहुत मजा आता है। इस तरह का कोई मसाला मिले हम लोगों को जो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। एक रिश्ता ढूंढने चला हूं मैं, रिश्ता हर दिल अजीज खुशबू और सुर का, रिश्ता हाथ की कारीगरी के साथ संगीत के छौंक का। मेरे जीवन का भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की तरह एक ही फलसफा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अगर साथ हो लजीज खाना और मनपसंद गाना। घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना। खाना गाना, थोड़ा स्वाद थोड़ा म्यूजिक। शनिवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे, रविवार दोपहर 1:30 बजे और रात 8:30 बजे। News is the reflection of the society, so what is happening in the society should be reflected over there. हमारे इंडिया में भी पूरा ऐसे फैशन न्यूज आनी चाहिए टीवी पे, जो भी न्यूज हो वो सच्चाई के करीब हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। और आइए अब चर्चा करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिन कम से कम 2-4 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर उनका उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी हैं तो वाकई में जेडीयू को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि इन आपत्तियों को जेडीयू कई मंचों पर सार्वजनिक भी कर चुका है बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए। सबसे पहली रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं चर्चा। पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में पूरी तरह से ठन गई है। नरेंद्र मोदी के नाम पर जेडीयू के तेवर कड़े होते जा रहे हैं और अब वो आर पार के मूड में है। जेडीयू 13 और 14 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के लिए कह सकती है। जेडीयू इस मुद्दे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर हम लोग गौर करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, लेकिन फैसला तो एग्जीक्यूटिव में होगा।
वो फैसला कोई एक व्यक्ति हम या और कोई एक व्यक्ति तो नहीं लेगा, वो पार्टी एग्जीक्यूटिव में विचार विमर्श किया जाएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी देखेगा कि भाई पूरी पार्टी की राय क्या है, उसके बाद जो राय बनेगी उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बैठक में पार्टी इस बात पर फैसला लेगी कि एनडीए को चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए या नहीं। साथ ही बीजेपी के साथ पार्टनरशिप पर भी बात